हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो हमारी यूनिट नंबर 4 रासायनिक साम्य चल रही थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग सेक्शन में आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, साम्यावस्था स्थिरांक केपी एवं केसी के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यहाँ पर हमें दो स्थिरांक दिए हैं केपी और केसी, इनके बीच में हमें रिलेशन यानी संबंध स्थापित करना है। कौन सा डेरिवेशन है वो आपको यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इसकी जगह पर केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन, यानी ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है केपी और केसी के बीच का, ये आपको डेरिवेशन में लेकर आना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, दोनों तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेनी है हमको जिसमें ए और बी से एम और एन बन रहे हैं। ठीक है, और आगे आपको इनके सांद्रण लेने हैं, ए स्मॉल बी स्मॉल एम और स्मॉल एन। ठीक है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपको इस तरह से लिखनी है। नीचे लिखा है, यदि अभिकारकों एवं उत्पादों का सांद्रण मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाए तो साम्य अवस्था स्थिरांक केसी निम्न होगा। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों का सांद्रण, दोनों की जो सांद्रता है, दोनों का जो सांद्रण है, अगर हम मोल पर लीटर में लेते हैं तो अगर साम्य अवस्था आती है उस समय हमारा स्थिरांक केसी किस तरह से लिखा जाएगा वो हम नीचे देखते हैं। तो देखो, स्थिरांक केसी को इस तरह से लिखेंगे, ऊपर लेंगे हम उत्पाद और नीचे लेंगे हम अभिकारक। उत्पाद को आपको कैसे लेना है, आप लिखेंगे कैपिटल एम, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट हमें सांद्रता के बारे में बताता है, और आगे जो ये था ये पावर में आ जाएगा, स्मॉल एम पावर में आ जाएगा। इसी तरह से कैपिटल एन आप लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, ये जो एन था ये पावर में आ जाएगा। इसी तरह से अभिकारकों को हम नीचे ले लेंगे, अभिकारक में ए नीचे आ जाएगा, उसकी पावर ए लगा देंगे, और बी नीचे आ जाएगा, उसकी पावर बी लगा देंगे। दोनों में आप ब्रैकेट भी लगाएंगे, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। यानी यहाँ पर हमने केसी जो था उसको अभिव्यक्त किया है। अब देखो, सांद्रता है तो सांद्रता के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को हटाकर हम कैपिटल सी लिख देंगे सबकी जगह। ये सी, ये सी, ये सी और ये सी, चारों आप सी लिखेंगे ब्रैकेट हटा के, और बाकी जो है एम की पावर एम, एन की पावर एन, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये एज इट इज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है देखो, सी ए, सी बी, सी एम और सी एन अवयव ए बी और एम एन, यह सी डी नहीं आएगा, एम और एन आएगा, के मोलर सांद्रण है। ये सी डी गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आप एम एन कर लेना। ये क्या है? मोलर सांद्रण है। ये ए का मोलर सांद्रण, बी का, ये एम का और ये एन का मोलर सांद्रण है। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। आगे लिखा है, यदि अभिक्रिया में सभी अवयव गैसीय अवस्था में हो तो साम्य अवस्था स्थिरांक केपी के लिए सभी अवयवों के आंशिक दाबों का उपयोग किया जाता है। अब अभिक्रिया के जितने भी अवयव थे, ए बी एम और एन, अगर वो चारों गैसीय अवस्था में हो तो जो स्थिरांक होगा उसमें हम केसी की जगह केपी यानी आंशिक दाबों का उपयोग करते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी उसे हम बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? केपी, केसी की जगह केपी लिखेंगे। उसके बाद जहाँ पर सी था वहाँ पर आपको पी लिख देना है, कैपिटल पी यानी आंशिक दाब, सी यानी सांद्रण, सांद्रण को हटाकर हम क्या लिख देंगे? पी यानी आंशिक दाब। तो ये आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 3। 2 और 3 में बस इतना अंतर है, सी को हटाकर पी लिख देना। अब लिखा है, यदि गैसीय अभिक्रिया के सभी अवयव आदर्श गैस हो तो आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी से। अब अभिक्रिया का मान लिया हमने, जो अभिक्रिया हो रही है उसमें सभी अवयव क्या है? आदर्श गैस है ना। आदर्श गैस समीकरण आपने 11th क्लास में पढ़ी है, क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको ले लेंगे। अब क्या करा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आपका V है इसको N के नीचे ले आएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू एन वी, N के नीचे आ जाएगा तो N अपॉन वी आर टी। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि P इक्वल टू एन अपॉन वी का मतलब होता है C यानी सांद्रण। तो ये जो N अपॉन वी है इसकी जगह C आर टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू सी आर टी। आगे लिखेंगे, अतः गैसीय अवयव ए बी एम एन के लिए, अब ये जो इक्वेशन बनी है ये हम चारों के लिए लिखेंगे। देखो, P इक्वल टू सी आर टी, पी बी इक्वल टू सी बी आर टी, पी एम इक्वल टू सी एम आर टी और पी एन इक्वल टू सी एन आर टी। ये जो इक्वेशन थी ये हमने चारों के लिए लिखी है, इसलिए लिखी है क्योंकि इन सभी मानों को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे, समीकरण सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर ये जो है 1 2 3 4 इनकी वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखो, ये रही आपकी समीकरण नंबर 3। यहाँ पी एम जो है इस पी एम की वैल्यू रखाएगी, पी एन की वैल्यू रखाएगी, पी ए की वैल्यू रखाएगी और पी बी की वैल्यू रखाएगी। और ये जो पावर में है एम एन ए और बी, इसे हम पावर के फॉर्म में ऐसे ही लगा के रखेंगे उसमें भी।
तो देखो के पी इक्वल टू लिखोगे समीकरण नंबर 3 में, इधर लेफ्ट में के पी इक्वल टू था। अब ये जो पी एम की वैल्यू थी जो ऊपर हमने निकाली है, तो पी एम की वैल्यू थी सी एम आर टी, पी एम हटा के सी एम आर टी लिखोगे, पावर ऊपर एम एज इट इज़ रहेगी। फिर पी एन की वैल्यू सी एन आर टी रखोगे, ऊपर एन एज इट इज़ रहेगा। फिर पी ए की वैल्यू सी ए आर टी रखोगे, ऊपर ए स्मॉल ए एज इट इज़ रहेगा। और पी बी की वैल्यू सी बी आर टी रखोगे, स्मॉल बी एज इट इज़ रहेगा। यानी ब्रैकेट लगाकर आपको ऊपर एम एन ए और बी इस तरह से रख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो m है इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, यानी ये जो m है इसके साथ आ जाएगा और m इसके साथ भी आ जाएगा। फिर n इसके साथ आएगा और इसके साथ भी आएगा। इसी तरह से a इसके साथ भी, इसके साथ भी, और p इसी के साथ भी और इसके साथ भी। यानी जो पावर थी वो दोनों के ऊपर आ जाएगी। देखो के पी इक्वल टू सी एम की पावर m, आर टी की पावर m, सी एन की पावर n, आर टी की पावर n, सी ए की पावर है, आर टी की पावर है, सी बी की पावर भी, आर टी की पावर भी। यानी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सी वाले सारे अलग कर देंगे और आर टी वाले अलग कर देंगे। देखो ये सी एक, ये दूसरा सी, ये तीसरा सी और ये चौथा सी। सी एम की पावर एम, सी एन की पावर एन, सी ए की पावर है, सी बी की पावर बी। सी अलग हो गए। अब क्या करेंगे, जो आर टी वाले हैं ये आर टी और ये आर टी, तो सिंगल आर टी लिखेंगे और ये जो पावर था एम और एन इसको प्लस में लिख देंगे। इसी तरह से नीचे भी क्या करेंगे, ये आर टी और ये आर टी वाला, तो नीचे से आर टी आ जाएगा और इसकी पावर ए और इसकी पावर बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, यानी सी वाले पूरे आगे आ गए और आर टी वाले पूरे पीछे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आपके आगे वाली वैल्यू ये और ये वाली पूरी एज इट इज आ जाएगी। ये जो आर टी है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड आर टी है, तो सिंगल आर टी लिखेंगे और ये जो पावर है ये डिवाइड में है तो इसको माइनस में लिख देंगे। तो ये एम प्लस एन और ये प्लस बी इसके माइनस में हो जाएगा, है ना। जो डिवाइड में होता है वो माइनस में चला जाता है, इसको माइनस में कर दिया। अब देखो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। ये के पी आपका एज इट इज है, इक्वल आपका एज इट इज है। ये जो वैल्यू थी सी एम की पावर एम, सी एन की पावर है, सी ए की पावर है, सी बी की पावर बी, ये वैल्यू है आपकी के सी की। ऊपर देखो समीकरण नंबर 2 से देखो ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू की जगह हम के सी लिख सकते हैं ना। तो ये जो पूरी वैल्यू है उसे हम नीचे इस पूरी को हटाकर इसकी जगह क्या लिख देंगे, के सी, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 2 से इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, के सी आ जाएगा। के पी इक्वल टू के सी, ये आर टी आपका एज इट इज रहेगा और ये जो है ये इसकी जगह हम लिख देंगे डेल एन, ये एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी, इसकी जगह लिख देंगे हम डेल एन। तो यही हमको रिलेशन लाना था, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल एन, जो कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें आपको दो स्थिरांक दिए थे के पी और के सी, उनके बीच में आपको संबंध बताना था। तो यही वो संबंध होता है। तो क्वेश्चन अगर फर्स्ट तरीके से पूछा जाए या सेकेंड तरीके से पूछा जाए, करना आपको यहीं तक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस यूनिट के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर ये पूरी यूनिट अच्छे से रेडी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।